हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आज की इस क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, रिलेटेड एग्रीगेट का मतलब क्या है। टोटल हमारे पास 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। कौन से? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, राइट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब क्या होते हैं, राइट। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास है। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में इसके अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, नेशनल इनकम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि गुड्स को कैसे बाइफरकेट किया जाता है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद बात करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आएगा मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के। कौन सा मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। और जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करता हूं तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, या फिर कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स, या फिर हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स की भी बात करेंगे, यानी कि कैपिटल गुड्स की बात करेंगे। बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या कौन कौन से हैं, इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है, और इंटरसेक्टरल फ्लो के अंदर रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी गुड्स को बाइफरकेट करते हैं तो गुड्स को बाइफरकेट किस बेसिस पर किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी गुड्स को बाइफरकेट किया जाएगा तो बाइफरकेशन किया जाता है एंड यूज के बेसिस पर। अब एंड यूज का मतलब क्या है कि लास्ट में वो जो गुड्स जब बनकर तैयार होने लग रही है तो उसको यूज किसके द्वारा किया जा रहा है, हु इज द लास्ट यूजर ऑफ दोस गुड्स, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम लोग गुड्स को बाइफरकेट करते हैं। तो अगर मैं उस आधार पर आप लोगों के साथ में बात करता हूं एंड यूज के बेसिस पर, अगर मैं गुड्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो गुड्स को 2 पार्ट के अंदर बाइफरकेट किया जा सकता है। एक हमारे पास फाइनल गुड्स होती है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होती है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स का मतलब है इसके अंदर वो गुड्स आती हैं जो कि रेडी टू यूज है। जो गुड्स रेडी टू यूज है वो सारी की सारी गुड्स किस कैटेगरी में आती है, फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर। और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है, यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो गुड्स है वो हमारी इसके अंदर आएगी, राइट। और आप लोगों को एक चीज पता चलेगा कि सर जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो अल्टीमेटली जाकर किसका पार्ट बनती है, हमारी फाइनल गुड्स का पार्ट बनती है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ता है, अलग अलग बांटना पड़ता है। जब मैं फाइनल गुड्स की बात करूंगा तो फाइनल गुड्स के अंदर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आएंगी। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, राइट, कंजप्शन किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है कंजप्शन, राइट। कंजप्शन एक कंज्यूमर भी कर सकता है, कंजप्शन एक प्रोड्यूसर के द्वारा भी की जाती है। जब कंज्यूमर के द्वारा कंजप्शन की जाए तो उसे कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। अब एक चीज और समझिएगा, जब कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स के ऊपर उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। वहीं पर जब कैपिटल गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के सेंस के अंदर हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। जबकि अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं कंजप्शन गुड्स के ऊपर तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों आपस में किस तरह से डिफरेंशिएटेड है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, तो बोला जाता है कि दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। किसके द्वारा यूज की जाती है, कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाती है। अब कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये राइज होता है कि कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर किस किस को रखा जा सकता है, आपको, मुझको, राइट। क्या हम लोग ही इस कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर इंस्टीट्यूशंस को भी रखा जा सकता है, राइट। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी रखा जा सकता है। तो जी हाँ, कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, है ना, इन सब को रखा जा सकता है। और ये सारे के सारे कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो क्या बोला जाता है, दीज आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स। ये जो गुड्स होती है, कौन सी, कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए इन गुड्स को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा गया है कि शर्ट परचेज्ड फॉर
पर्सनल यूज बाय द कंज्यूमर, राइट। अब मान लो मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं एक टी शर्ट परचेज करके लेकर आता हूं, तो जब मैं मार्केट से टी शर्ट परचेज करके लेकर आया और उसको अगर मैं खुद कंज्यूम करता हूं तो उसको फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, उसको कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं कोई चीज मार्केट से लेकर आया लेकिन मैं उसको सेल्फ कंज्यूम नहीं करने लग रहा हूं और उसको मैं रीसेल करने लग रहा हूं वैल्यू एडिशन करके उसके ऊपर, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर या फिर कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं, वो तब भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर रहने वाली है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि फाइनल गुड्स की जब भी बात होगी तो फाइनल गुड्स के अंदर हम लोग उन्हीं गुड्स को रखने वाले हैं जिसका अल्टीमेट कंजप्शन कर लिया जाए, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। अब वो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको रीसेल पर्पस के लिए यूज किया जाने लग रहा है तो उसको हम लोग फिर फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही रहती हैं। सेकेंड थिंग, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि उसके ऊपर अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, अभी तक मतलब उसको पूरी तरह से बनकर वो तैयार नहीं है, या फिर बनकर तैयार भी है तो उसको कंज्यूम नहीं किया गया है कंज्यूमर के द्वारा, सिंपल। तो सेकेंड हमारे पास आता है, राइट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। किसके द्वारा यूज की जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है। अच्छा, प्रोड्यूसर इन गुड्स को क्यों यूज करता है, इन गुड्स की मदद से वो क्या करता है, फर्दर प्रोडक्शन करता है। तो क्या बोला जाता है, दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर स्विंग मशीन परचेज बाय टेलर। स्विंग मशीन का मतलब यहाँ पर कपड़े सिलने वाली मशीन एक टेलर के द्वारा क्या की जाने लग रही है, यूज की जाने लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, स्विंग मशीन जो है वो आपकी, स्विंग मशीन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपकी कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर भी आ सकती है, और वही गुड्स जो है वो आपकी कैपिटल गुड्स की भी कैटेगरी के अंदर आ सकती है। बस हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली उस गुड्स को किसके द्वारा यूज किया जाने लग रहा है। यानी कि अगर उस गुड्स को यूज किया जाता है किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, और जब हाउस होल्ड के द्वारा उन गुड्स को यूज किया जाएगा तो डेफिनेटली वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होने वाली है, सेल्फ कंजप्शन के लिए इन गुड्स को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। वहीं पर अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करने लग रहा हूं, अगर स्विंग मशीन कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाने लगेगी तो इसका मतलब है कि इस गुड्स को फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, नॉट रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाएगा, इसीलिए इनको कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स, राइट, कंज्यूमर गुड्स हो सकती है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है, बस अल्टीमेटली अपन लोगों को क्या चेक करना होता है कि फाइनली उसको किसके द्वारा यूज किया जाने लग रहा है। मैं यूज कर रहा हूं, आप यूज कर रहे हैं, या कौन यूज करने लग रहा है, उसके आधार पर उसको डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर उस गुड्स को रखा जाएगा। सेकेंड हमारे पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, यानी कि उसके ऊपर अभी वैल्यू ऐड की जाएगी, उसके ऊपर पूरी तरह से वैल्यू ऐड नहीं हुई है, अभी तक वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं बनी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स से सेग्रीगेट करता हूं, बाइफरकेट करता हूं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फाइनल गुड्स और जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है इसके बीच में एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो जो गुड्स इस लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाती हैं वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, और जो क्रॉस करके नहीं जा पाती है वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर रहती है, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी वैल्यू एडिशन होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो क्या बोलता है, दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है इन्हें। और दीज गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, किसके तौर पर यूज किया जाता है इन्हें, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। एग्जांपल, क्लॉथ परचेस्ड बाय अ टेलर, एक टेलर के द्वारा कपड़ों को यूज किया गया। तो जब टेलर, डेफिनेट सी बात है, स्विंग करेगा तो स्विंग करने के लिए वो क्या लेके आता है, कपड़ा लेकर आता है, और कपड़े को क्या करता है, स्विंग करता है। तो जो कपड़ा है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर रीसेल, इनको रीसेल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। एग्जांपल, मशीन परचेज्ड फॉर रीसेल, मशीन परचेज की गई, किस पर्पस के लिए की गई, रीसेल के पर्पस से मशीन को परचेज किया गया, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर ही जाने वाली है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर क्या है, एक वुडन प्लैंक है, क्या है, एक वुडन प्लैंक है, और आप सब लोग यहां पर क्या समझने लग रहे हैं, राइट, कि इसको यूज किया जाने लग रहा है, राइट, क्या करने के लिए, चेयर बनाने के लिए। तो ये किस तौर पर यूज होने लग रही है, ये इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर यहां पर यूज होने लग रही है। कैसे यूज होने लग रही है, इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर यूज होने लग रही है। ठीक है, तो यहां पर यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स, इसकी वजह से हम लोग फिनिश गुड्स बनाने लग रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाएगी। और सेकंड, ये किस गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाएगी, फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाने वाली है। क्यों, क्योंकि रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट है।
और ये रेडी फॉर द कंजप्शन है। तो जो गुड्स रेडी फॉर द कंजप्शन हो जाती हैं वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाती हैं, और जिसके ऊपर वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है वो सारी की सारी किसके ऊपर जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाती है। सेकंड एग्जांपल आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपको यहां पर कप केक्स दिख रहे होंगे, यानी कि केक देखने लग रहे होंगे, और ये केक किस किस चीज से मिलकर बने हैं। तो आपको यहां पर शुगर देखने को मिल रहा होगा, बटर देखने के लिए मिल रहा होगा, घी देखने के लिए मिल रहा होगा, एग देखने के लिए मिल रहा होगा, और फ्लोर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इन सारी चीजों को मिलकर बनाया है आपका केक्स। क्या बना है आपका, यहां पर केक बनकर निकल कर आया है। अब आप लोग देखिएगा क्या, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाएगा। और ये जो हमारा बनकर आने लग रहा है यहां पर, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा, फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जो है ये आने जाएगा। ठीक है, तो फाइनल गुड्स जो है वो हमारा क्या है, कपकेक्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली देखो जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करते टाइम पर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी, इनकी वैल्यू हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर इनकी जो भी वैल्यूज है उस वैल्यू को कहीं ना कहीं हमने डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया होगा इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या बोला था, द कॉस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स के अंदर हम लोग क्या करने लग रहे हैं, इनकी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करने लग रहे हैं। ओवरऑल वैल्यू इसकी $1.75 है। इसका मतलब ये है कि भाई जब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, तो हमने अगर फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर, तो नेचुरली इनकी वैल्यू भी इसके अंदर क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। अगर हम लोग दोनों की ही वैल्यू को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर, तो इसकी वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यूड आएगी। क्या आएगी, ओवर वैल्यूड आएगी, ज्यादा दिखाई देगी, जो कि गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं। राइट, व्हाट इज फाइनल गुड्स। तो क्या बोले जाते हैं यहां पर, तो फाइनल गुड्स का मतलब है दीज आर दोस गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि सर हमारी जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है और हमारी जो फाइनल गुड्स होती है इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो जो गुड्स इस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करके इस साइड आ जाती है वो फाइनल गुड्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइनल गुड्स हो जाती है। और जो इसको क्रॉस करके इस साइड नहीं आ पाती है वो किस कैटेगरी के अंदर रहती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही उन्हें रखा जाता है। किस कैटेगरी के अंदर, इंटरमीडिएट गुड्स ही उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ये वो गुड्स है जो क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, और उसको यूज किया जा सकता है फाइनल यूजर के द्वारा। अब फाइनल यूजर कौन हो सकता है, फाइनल यूजर मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लास्ट में उस प्रोडक्ट को किसके द्वारा यूज किया जाने लग रहा है। मैं यूज करने लग रहा हूं तो मैं फाइनल यूजर हो जाऊंगा, अगर प्रोड्यूसर यूज करने लग रहा है तो प्रोड्यूसर फाइनल यूजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। आगे क्या बोलता है कि एक्सपेंडिचर अगर किया जाता है फाइनल गुड्स के ऊपर, तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। तो फाइनल गुड्स जो बनकर तैयार है उसके ऊपर खर्चा किसके द्वारा किया जाने लग रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो है वो किस नेचर का है। मतलब कि वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है या फिर वो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर है, क्या है। राइट, तो क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड्स के द्वारा जो खर्चा किया जाएगा उस खर्चे को क्या बोला जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और वहीं पर अगर वो खर्चा जो है प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलता है। मतलब जो भी फाइनल गुड्स हमारी बनकर तैयार हुई है, इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी हमारे पास फाइनल गुड्स बनकर तैयार हुई है उसके ऊपर फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो कौन करने लग रहा है। तो बोला जाता है कि अगर एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाने लग रहा है ना, और दूसरा जो है सेकंड बोला जाता है कि अगर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो किसके द्वारा किया जाने लग रहा है, प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाने लग रहा है। अगर खर्चा हाउस होल्ड के द्वारा किया जाने लग रहा है तो इसको बोला जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है इसे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं, और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है सी के साथ। और वहीं पर अगर यही खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, और जब मैं ओवरऑल फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करूं, आपसे पूछूं कि भैया ओवरऑल फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो किसी चीज के ऊपर कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर मुझे निकालना है तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो किस किस के द्वारा किया जा सकता है। आपको पता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। गवर्नमेंट दोनों टाइप के खर्चों को करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, राइट, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, राइट। इसीलिए कभी भी अगर आप एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं तो आप कैसे निकालते हैं उसे, सी प्लस जी प्लस
आई प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या दिखाता है? ये उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड दिखाता है जहां पर सी का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ही क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया किसके द्वारा किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है यहां पर एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट को और एम रिप्रेजेंट करता है यहां पर इंपोर्ट को। तो अगर मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारा आ जाता है बेटा क्या? नेट ऑफ एक्सपोर्ट। क्या आ जाता है हमारा? नेट ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो हमारा देखने के लिए मिल जाता है, या फिर नेट एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? वो प्रोडक्शन बाउंड्री जो है वो इमेजिनरी लाइन जो है, इससे क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब कि भैया अगर मुझे इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स से अगर सेपरेट करना है ना, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है। वो इमेजिनरी लाइन हमें दिखेगी नहीं। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसे हम मानते हैं कि भैया ये लाइन है, अगर वो इस चीज को क्रॉस करके दूसरी साइड चलेगी तो ये फाइनल गुड्स है, अगर नहीं क्रॉस कर पाई तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। सिंपल सी बात है। दैट डिपिक्ट द नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर। ये बताता है कि भैया कौन सी गुड्स जो है सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस की गई है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फाइनल गुड्स फ्रॉम द इंटरमीडिएट गुड्स, ताकि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज ना किया जाए। ऐसा क्यों है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि गलती से भी इंटरमीडिएट गुड्स जो है उनकी कंप्यूटेशन को हम लोग इंक्लूड ना कर ले नेशनल इनकम के अंदर। क्यों? क्योंकि सर इससे ओवर एस्टिमेशन हो सकता है किसका? नेशनल इनकम का। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहा हूं और फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूं, तो दोनों आपस में एक दूसरे से सेग्रीगेटेड हो, अलग अलग हो, और दोनों को गलती से भी दो बार इंक्लूड ना कर लिया जाए नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहां पर क्या कहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। पहले क्या आता है? यहां पर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन आता है। सेकंड आता है यूज्ड फॉर रीसेल, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन है और एक क्या है? यूज्ड फॉर सेल, है ना। सेल के लिए यूज किया जाता है, मतलब रीसेल पर्पस के लिए। अच्छा, रीसेल का मतलब क्या है और यूज्ड फॉर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले सोचो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक वुडन प्लैंक का। किसका एग्जांपल दिया था आपको? मैंने एक वुडन प्लैंक का एग्जांपल दिया था, और मैंने आप लोगों को वहां पर क्या समझाया था कि वुडन प्लैंक जो है उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है भैया? इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर हम लोग उसे रखते हैं। अच्छा, रीसेल का मतलब क्या हुआ कि भैया वो बन तो गई है, वो फाइनल गुड्स तो है, लेकिन उसको फाइनली कंज्यूम नहीं किया गया है। दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड। इसको अभी तक कंज्यूम नहीं किया गया है ना, इनको कंज्यूम नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम लोग इसके अंदर क्या करने लग रहे हैं? इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड करने लग रहे हैं, और जब तक वैल्यू एडिशन उसके अंदर होती रहेगी तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर क्या नहीं करने वाले हैं? इंक्लूड नहीं करने वाले। सर एग्जांपल दो तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाओ, समझ लेते हैं। यूज्ड फॉर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन का मतलब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलने लग रहा है? गुड्स परचेस्ड बाय फैक्ट्री, है ना। गुड्स परचेज बाय फैक्ट्री, जैसे कि फर्नीचर फैक्ट्री है तो वो क्या करेगी? वुड को परचेज करेगी, तो वुड उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट। एग्जांपल के तौर पर परचेज ऑफ वूल बाय फैक्ट्री टू मेक स्वेटर्स, है ना। तो स्वेटर बनाने के लिए एक कंपनी ने क्या किया? वूल जो है उसको परचेज कर लिया। तो जब उसकी तरफ वूल को परचेज किया गया तो वो क्या करने वाली है? उसको इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर यूज करने वाली है, और उससे क्या करने वाली है? स्वेटर को बनाने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक हमारे पास शेफर्ड है। पहला स्टेप क्या बोला जाता है इसके अंदर? फर्स्ट स्टेप क्या बताए जाने लग रहा है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेफर्ड है, उस शेफर्ड से क्या किया गया? कंपनी के द्वारा वूल को परचेज किया गया। उसने क्या करा? वूल को परचेज किया, राइट। तो उस शेफर्ड ने वूल दी किसको? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? इसे कन्वर्ट किया किसके अंदर? स्वेटर के अंदर, और स्वेटर को भेज दिया किसके पास? दुकानदार के पास। दुकानदार ने क्या किया? उस स्वेटर को बनाकर फाइनली कस्टमर को बेच दिया। फाइनली क्या कर दिया? उसको कस्टमर को बेच दिया, और कस्टमर को बोला कि भैया लो यूज कर लो। अब मान लेते हैं कि जो शेफर्ड है, शेफर्ड से वूल जो है मैन्युफैक्चर 100 रुपए में खरीद के लाया। कितने में खरीद के लाया? 100 रुपए में। अब उसने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करी, और वैल्यू एडिशन करके उसने स्वेटर बनाई, और स्वेटर को 200 रुपए में उसने क्या करा? दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार ने भी अपना प्रॉफिट इसके अंदर यूज इंक्लूड किया, मान लेते हैं 50 रुपए का, और 250 रुपए में फाइनली ये जो
स्वेटर है वो पहुंच जाती है किसके पास, कस्टमर के पास। अब देखना पड़ेगा क्या कस्टमर इसको यूज करने लग रहा है। अगर मान लेते हैं ये स्वेटर मैं खरीद कर लेकर आ गया और 250 रुपए पे किए मैंने, और लेकर आने के बाद मैं उसको कंज्यूम कर लेता हूं, तो ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर है। अगर मान लेते हैं मैं उसको कंज्यूम नहीं करता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, अपने एक फ्रेंड को दे देता हूं, मिस्टर एक्स को, और उसको बोलता हूं कि भैया मैं 300 रुपए में लेकर आया, तो 300 रुपए में दे दे। मैंने फिर इसके अंदर क्या किया, 50 रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी। क्या कर दी, 50 रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी। और जब मैंने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करी तो ये फाइनल गुड्स नहीं है अभी तक। अगर वो मिस्टर एक्स इसको यूज कर लेता है 300 रुपए, तब ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएगी, तब ये फाइनल गुड्स बनेगी, अदरवाइज ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोग को यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि अगर रीसेल अगर यहां पर किया जा रहा है, देखो वैल्यू एडिशन हो रही है, रीसेल यहां पर किया जाने लग रहा है, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही जाएगी। उसको हम लोग फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। देन आप यहां पर समझिए तो क्या बोला जाता है, ये जो वूल है ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर यूज होने लग रही है या फिर यूज की जा रही है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। तो क्या बोला जाता है, दिस वूल इज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर बी एज इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किसके लिए यूज किया जाने लग रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाना लग रहा है। दिस स्वेटर इज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर सी एज इट इज यूज्ड फॉर रीसेल, है ना। और उसके बाद क्या है, दिस स्वेटर इज एन फाइनल गुड्स फॉर डी। फाइनल गुड्स क्यों डी के लिए, क्योंकि वो इसको क्या करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, अपने कंजप्शंस के लिए उसने इस चीज को यहां पर ले रखा। तो यहां पर कंजप्शन की बात की जाने लग रही है। मान रहे हम लोग यहां पर कि कंज्यूमर जो है वो इसको क्या कर लेगा, फाइनली कंज्यूम कर लेगा इन गुड्स को, इसलिए इसको फाइनल गुड्स बोला जाने लग रहा है यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स को अगर मुझे बाइफरकेट करना हो, फाइनल गुड्स से इंटरमीडिएट गुड्स को अगर मुझे सेग्रीगेट करना हो तो मैं उसका सेग्रीगेशन कैसे करूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या राइज होता है कि अगर मुझे फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स से अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा। कुछ तो रीजन होना चाहिए, कुछ तो आधार होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जनरली कुछ बेस है, जिस बेस के बेसिस पर हम फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स से बांटते हैं। सबसे पहले क्या बोला जाता है, नंबर 1 यहां पर बोले जाने लग रहा है क्या, विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि भैया इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में और फाइनल गुड्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, तो जो गुड्स इसको क्रॉस करके इस साइड नहीं गई है वो अभी तक भी किस कैटेगरी के अंदर है, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाएगा। तो विच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, पहली बात। सेकंड यहां पर क्या बोला जाता है, वैल्यू आर स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स। अभी भी इन गुड्स के ऊपर वैल्यू एडिशन की जा सकती है, या फिर हम लोग अभी भी इन गुड्स के ऊपर वैल्यू एडिशन करने लग रहे हैं। अच्छा, वैल्यू एडिशन करने लग रहे हैं इसका मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि भैया अभी भी हम लोग इसके अंदर किसी भी तरह का एडिशन ऐड ऑन करने लग रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वूल वाला एग्जांपल। तो शेफर्ड से जब वूल लेकर आएगी, है ना, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा, तो शेफर्ड से वूल मान लो 200 रुपए में लेकर आएगी, उसको आगे शॉप में बेचा, 50 रुपए की वैल्यू ऐड हुई, तो 250 रुपए वैल्यू वहां पर निकल कर आई, है ना। तो वो वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि जब तक उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही रहेगी, उसको फाइनल गुड्स नहीं बोला जाता है, या फिर हम लोग नहीं, तो उसे क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। उसको हम लोग क्या नहीं मानते हैं, फाइनल गुड्स नहीं मानते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर बोली जाती है। आगे क्या बोला जाता है, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अभी भी फाइनल यूजर के द्वारा उसको यूज नहीं किया जा सकता है, या फिर फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए अभी वो रेडी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म फ्रॉम दी अदर फर्म्स एज, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स वो भी होती है जिसको एक फर्म दूसरे फर्म से क्या करती है, लेती है और उसको यूज करती है। किसके तौर पर यूज करती है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती है, गुड्स फॉर रीसेल पर्पस के लिए उसको यूज करती है। रॉ मटेरियल के तौर पर जब एक फर्म दूसरे फर्म से सामान को लेती है तो वो भी दूसरी फर्म के लिए क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाता है। गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल पर्पस के लिए हम लोग अगर गुड्स की बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, रीसेल पर्पस के लिए। तो मैंने आपको बताया अभी भी उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो जब तक उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता रहेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में रखी जाएगी, ना कि फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएगी। आगे क्या बोलता है, इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। सर एक बात बताओ, ये इतनी मेहनत हम लोग क्यों करने लग रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स से सेपरेट करने लग रहे हैं और बोलने लग रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स ये होती है, फाइनल गुड्स ये होती है। तो मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि भैया नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते टाइम पर हम दोनों को इंक्लूड ना कर लें, हम ध्यान रखें कि हमें एक ही चीज को इंक्लूड करना है। तो क्या बोला जाता है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आर अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। हमें पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स किसका पार्ट बनती है, अल्टीमेटली जाकर फाइनल गुड्स का। जैसे कि वूल का एग्जांपल दिया तो वो स्वेटर का पार्ट बनेगी, है ना। तो हम लोग को यहां पर क्या बोला जाता है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम निकालते टाइम पर।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए सारे का सारा कष्ट किया जाने लग रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेसी जो है वो बच सके। डुप्लीकेसी का मतलब क्या सर, कि भैया दो बार इंक्लूड कर लिए तो डुप्लीकेसी होगी ना भैया। 50 रुपए की चीज को एक बार फिर इंक्लूड किया, बाद में 50 रुपए की चीज को फिर इंक्लूड कर लिया, तो वो दिक्कत वाली बात है। दिस इज डन टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। इसको क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस बोला जाता है। और डबल कोइंसिडेंस की वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है वो ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि गलत चीज है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेटेड नजर आएगी कि भैया बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो ऐड ऑन की गई है इकोनॉमी के अंदर, जो कि गलत है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात करता हूं तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करता हूं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मतलब है ना, ये बेस है, बेस के आधार पर हम बाइफरकेट करने लग रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग का मतलब क्या है कि फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर रेडी टू यूज फॉर द कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं बात करता हूं फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स के ऊपर किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन जो है वो नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह से जो वैल्यू एडिशन है उसको नहीं किया जाएगा, वो रेडी टू यूज है, उसको बस हमने क्या करना है, यूज कर लेना है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन किया जाएगा। तो क्या बोला जाता है, गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। नेचर कैसा है, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी, अच्छा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है डोमेस्टिक इनकम की मदद से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे चलकर आने वाली है। लेकिन अभी ये समझिएगा कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ना ही डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर, ना ही नेशनल इनकम निकालते टाइम पर। फाइनल गुड्स को लेकिन हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों निकालते टाइम पर इंक्लूड करते हैं। देन प्रोडक्शन थ्योरी क्या बोलती है, यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है, फाइनल गुड्स वो होती है जो कि क्रॉस कर चुकी है प्रोडक्शन बाउंड्री को, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री को अभी क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं गई है ना, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं गई है। वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा क्योंकि फाइनल गुड्स है, और इसके अंदर वैल्यू एडिशन होना पॉसिबल है क्योंकि ये फाइनल गुड्स अभी तक बनी नहीं है, ये सारी की सारी इंटरमीडिएट गुड्स की ही कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर बटर परचेस्ड बाय अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर अगर बटर लेकर आता है तो कंज्यूमर के लिए वो बटर क्या है, फाइनल गुड्स है क्योंकि वो उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन मान लेते हैं वही बटर जो है एक रेस्टोरेंट वाला परचेस करता है, तो उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करने वाला है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकता है ना, मैगी बनाता है, XYZ कोई भी चीज बनाता है, तो वो सारी की सारी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाएगी, ना कि फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आने वाली है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है कि आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सी फाइनल गुड्स है। पहले बोला जाता है कि पेपर है, परचेज किया गया पब्लिशर के द्वारा, ठीक है। सेकंड बोला जाता है कोल परचेज बाय फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के द्वारा कोल को परचेज किया गया, ठीक है। थर्ड मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री, मशीन लेकर आए, इंस्टॉल कर दी फैक्ट्री के अंदर, इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स बताइएगा। एलईडी टीवी है, उसको परचेज किया गया एक डीलर के द्वारा। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन के द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक को परचेज किया गया, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिल्क परचेज बाय होटल। देन हमारे पास है सीड्स परचेज बाय फार्मर, फार्मर के द्वारा सीड को परचेज किया जाता है। एट्थ आता है बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, एक बुक सेलर के द्वारा किताबों को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो वो बुक सेलर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है, उसकी बात यहां पर होने लग रही है। नाउ कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स है ना, मैंने आप लोग को बताया कि भैया जो हमारे पास फाइनल गुड्स होती है वो कंज्यूमर गुड्स होती है, हमारे पास फाइनल गुड्स होती है, राइट। और जो कंज्यूमर गुड्स है प्रोड्यूसर गुड्स होती है, तो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, और उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन जब मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करता हूं तो कंज्यूमर गुड्स को हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं चार कैटेगरी के अंदर, कितने के अंदर, चार कैटेगरी के अंदर बाइफरकेट करते हैं। तो क्या बोलता है, कंजप्शन गुड्स जिसको कि कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, ये वो गुड्स है जिसको कि डायरेक्टली यूज किया जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए, यानी कि आप, मैं, हम सब इन चीजों को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, जिसको कि हम लोग कंज्यूम करने लग रहे हैं, खुद के कंजप्शन के लिए यूज किया जाने लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। अब जब मैं कंजप्शन गुड्स की बात करता हूं तो कंजप्शन गुड्स को चार कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। कितने कैटेगरी के अंदर, चार कैटेगरी के अंदर हम लोग कंज्यूमर गुड्स को बांट सकते हैं। वो चार कैटेगरी कौन सी होती है, तो सबसे पहले एक हमारे पास इसके अंदर आती है ड्यूरेबल गुड्स,
है ना। सेकंड नंबर पर आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर थर्ड नंबर पर आती है हमारे पास सर्विसेज, और फोर्थ नंबर पर आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सारी की सारी गुड्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर ऑफ दिस गुड्स? चारों गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या ये चारों गुड्स सेम है? यहां पर सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है? इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? वो सारी चीजें अपन लोगों ने समझनी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कंजप्शन गुड्स की या फिर कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स को अपन लोगों ने चार कैटेगरी के अंदर क्या किया? बांटा। वो चार कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले बात करी ड्यूरेबल गुड्स की, फिर बात करी सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, फिर बात करी नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, और चौथी बात करी हमने नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज की। नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब हुआ कि भैया ये मटेरियलिस्टिक गुड्स नहीं है ना, सर्विसेज है। और सर्विसेज जो होती हैं राइट, उनको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंक्लूड करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर, कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसको कंज्यूमर के द्वारा लिया जाता है। सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, राइट, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नाउ ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इन सब चीजों के बीच में बाइफर्केशन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मुझे किसी भी तरह का बाइफर्केशन इन गुड्स के बीच में करना है, तो कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए जिस बेसिस पर मैं ये बाइफर्केशन, मैं ये सेग्रीगेशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले किया जाता है यूसेज के ऊपर कि भैया इन गुड्स को कितने समय के लिए हम लोग क्या करने लग रहे हैं? यूज करने लग रहे हैं। पहली चीज तो ये है, पहला यूसेज के ऊपर डिफाइन क्यों होता है। और सेकंड पॉइंट हमारा, पहला हो गया हमारे पास क्या? यूसेज, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है क्या? उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उस चीज की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसी आधार पर। अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करता हूं, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको कि लंबे समय तक यूज किया जाता है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक मार्केट में जाते हैं कार परचेज करने के लिए। मैं मार्केट में गया, मैं एक कार परचेज करके लेकर आया। जब मैं एक कार परचेज करके लेकर आया, तो जनरली एक कार जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की मिलती है। मैं जब परचेज करके लेकर आया, तो मैं इस इंटेंशन से लेकर आया कि मैं इसको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल यूज करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज यूज करी कल बेच दूंगा, ऐसा नहीं होता इनकी चीजों के केस में। तो क्या बोला जाता है? दीज आर गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। लंबे समय तक यूज किया जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी जल्दी ज्यादा होगी। गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड बिफोर इट कैन बी डिस्कार्डेड एज यूजलेस। तो बार बार यूज करोगे आप लोग उसे, और जब तक वो क्या नहीं हो जाती है, डिस्कार्ड नहीं कर दी जाती, यानी कि आप उसको बेच नहीं देते हैं, तब तक आप उसे यूज करने वाले हैं। टेलीविजन, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे इसके ऊपर, इसके अंदर एग्जांपल आ सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की अगर बात की जाए, तो ये वो गुड्स होती हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर लिया। अच्छा, तो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बीच में क्या आएगा? हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो कि ना तो ड्यूरेबल गुड्स है ना तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, उनके बीच की गुड्स है। ठीक है। अच्छा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं, इसको यूज किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल से ज्यादा के लिए अपन लोग यूज करते हैं, राइट, और 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा के लिए। ये जो है बहुत ज्यादा हाई वैल्यू की नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पर क्लॉथ, फर्नीचर, क्रोकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स एटसेट्रा जो है वो इसके अंदर आती है। पहले के अंदर क्या है? हाई वैल्यू है, राइट। सेकंड क्या है? ज्यादा लंबे समय के लिए यूज करने वाले हैं। यहां पर क्या है? वैल्यू कम है और इसको यूज भी क्या करने वाले हैं? लंबे समय के लिए करने वाले हैं। तो पहले वाला फैक्टर यहां पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब थर्ड हमारे पास आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है ऐसी गुड्स जिसकी ना तो मॉनेटरी सेंस के अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है, ना तो उसको बहुत लंबे समय के लिए यूज किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में पेरिशेबल गुड्स की। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसको कि इमीडिएटली कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर आप वेजिटेबल्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है वो आप मार्केट के अंदर जाकर परचेज करके लेकर आते हैं, तो उनको इस कैटेगरी के अंदर आप लोग रख सकते हैं। तो क्या बोलता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दीज आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, राइट। इसको एक ही बार यूज करके खत्म कर दिया जाता है। ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, दीज आर रिलेटिवली ऑफ स्मॉल वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे होगी? कम होगी, है ना। इसको एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको क्या किया जाएगा? एक तो इमीडिएटली कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कैसे किया जाता है? इमीडिएटली कंज्यूम किया जाता है। और इसकी मॉनेटरी सेंस में वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है। सिंपल, क्लियर है। नाउ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज के अंदर क्या आता है?
तो नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज के अंदर सर्विसेज आती है ना। तो क्या बोलता है, दीज इंक्लूड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन की जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देती है, वो सर्विसेज इसके अंदर आती है। एग्जाम्पल के तौर पर सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, शॉफर, शॉफर का मतलब हुआ ड्राइवर, राइट। इनकी सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है, तो क्या बोला जाता है यहाँ पर, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, तो क्या क्या बोलता है, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। अच्छा, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स, और ये मशीन्स जो होती है ये फिक्स्ड एसेट है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, और प्रोड्यूसर इनका यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, एग्जांपल के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी, इसका एग्जांपल है, दीज आर द फिक्स एसेट दैट आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स एसेट है जिसको कि यूज किया जाता है, राइट, किसके अंदर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। एग्जांपल के तौर पर एक बोतल बनाने वाली कंपनी है जो कि बोटल्स बनाती है, ठीक है, स्टील की बोटल्स बनाती है, तो वो मशीन्स का यूज करती है, ठीक है। तो वो मशीन्स जो है, राइट, बार बार यूज किया जाएगा ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और बोटल्स को मार्केट में बेच सके और उससे प्रॉफिट कमा सके। देन हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास एक और चीज बोलता है, क्या बोलता है कि सर नट एंड बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट्स, नेल्स और स्क्रूज आर आल्सो यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स। नट एंड बोल्ट्स का मतलब हुआ कि आपके जो राइट कीले हथौड़ियां हैं उनकी बात करने लग रहा है, तो नट एंड बोल्ट्स जो होते हैं वो भी आप कहते हैं लंबे समय तक यूज करते हैं, तो वो भी हमारी जो होनी चाहिए प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। नहीं, जनरली हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को ही प्रोड्यूसर गुड्स की कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर या फिर प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इनको इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, बेसिक इनको हम लंबे समय के लिए यूज जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि इनकी जो मॉनेटरी सेंस में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है। मॉनेटरी सेंस में वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो क्या बोलता है, आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स बिकॉज दे आर ऑफ लो वैल्यू। कैसी वैल्यू है इनकी, लो वैल्यू है, कम वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसे इसके अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। देन हमारे पास आता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में बाइफर्केशन। तो क्या बोलता है, कंजप्शन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बोल लो, कंजप्शन गुड्स बोल लो, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स बोल लो। इट रेफर टू दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन बाय कंज्यूमर। किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। और इसको यूज किया जाता है किसके द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा, क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर, कंप्यूटर यहां पर भी परचेज हुआ, कंप्यूटर यहां पर भी परचेज हुआ। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किसके बेसिस पर बाइफरकेट करने लग रहे हैं, एंड यूजर के बेसिस पे, कि भैया कौन फाइनली इसको कंज्यूम करने लग रहा है उसके बेसिस पर। अब यहां पर कंप्यूटर को परचेज किया गया किसके द्वारा, एक हाउस होल्ड के द्वारा। जब एक हाउस होल्ड के द्वारा कंप्यूटर को परचेज किया गया तो डेफिनेट सी बात है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको यूज करेगा, और जब वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको यूज करेगा तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर जाएगा, कंज्यूमर गुड्स के अंदर। लेकिन वही कंप्यूटर जब एक बिजनेस के द्वारा यूज किया गया, एक प्रोड्यूसर हाउस के द्वारा यूज किया गया, तो उसके द्वारा किस लिए यूज किया जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, है ना। तो वो किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। तो कंप्यूटर परचेस्ड फॉर यूज एट होम, कंप्यूटर परचेज फॉर यूज एट ऑफिस, दे हैव डिफरेंट डिमांड, they satisfy human want directly, they have derived demand, their demand depends upon the demand of other product, right, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। they do not increase production capacity, इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन हो सकता है कि इनकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी आप लोग को बढ़ती हुई नजर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, सी। अब ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से कंजप्शन खर्चे आते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस किस के द्वारा किया जाता है। हम लोग तो करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा, हमारे साथ साथ कौन करता है, तो गवर्नमेंट भी करती है, और कौन करता है, और भी बहुत सारे राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है। जैसे कि आप गुरुद्वारा पर चला जाते हैं, है ना, तो वो भी क्या करते हैं, आपको लंगर सर्विसेज देते हैं, तो वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यहां पर क्या बोले जाने लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बोल रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू द एग्रीगेट कंजप्शन, इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होने लग रहा है इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, कंज्यूमर कौन कौन है फिर इकोनॉमी के, समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन की जाती है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई हमारी जो वांट्स है उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर के द्वारा क्या कर दी जाती है, कंजप्शन की जाती है हाउस होल्ड के द्वारा। सेकंड क्या बोलता है, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील्स, है ना, सरकार मिड डे मील स्कीम चलाती है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, परचेज करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो भी
एक कंज्यूमर के तौर पर देखी जा सकती है, या फिर उसको भी एक कंज्यूमर के तौर पर बोला जा सकता है। थर्ड हमारे पास आती है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, फॉर चैरिटी पर्पसेस, ये भी क्या करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं और बेचते हैं, तो ये भी कंज्यूमर हो सकते हैं। तो कंज्यूमर एक सरकार भी हो सकती है, कंज्यूमर एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कंज्यूमर एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसको कि हम लोग एनपीओ बोल दिया, या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी इस कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब हम लोगों ने क्या समझा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रोड्यूसर के द्वारा की जा सकती है। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो है जो प्रोडक्शन करता है। तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्चा किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, बल्कि उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे निकाली जाती है, पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये आता है। और दूसरा ये आता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो होती क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भैया उसके पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल था, वो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर वो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक मशीन थी, अब एंड ऑफ द ईयर जाकर मेरे पास 5 मशीनें हो गई, तो ओवरऑल मेरा जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। मैंने कैसे निकाला, मैंने देखा कि भैया क्लोजिंग एसेट कितने हैं मेरे पास और इनिशियली ओपनिंग एसेट कितने थे मेरे पास। तो क्लोजिंग एसेट में से अगर मैंने ओपनिंग एसेट को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा क्या निकल कर आ गया, मेरा निकल कर आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितने करी है पूरे साल भर में। तो क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द एसेट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि भैया आपके पास जो भी एसेट था, आपके पास जो भी कैपिटल थी, जो भी कैपिटल एसेट था, उसके स्टॉक के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलता है आपके पास आई, यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को बोला जाता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। यहां पर आप लोग के सामने ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ये आई इज इक्वल टू डेल्टा के यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, तो आई का मतलब हुआ यहां पर इन्वेस्टमेंट, आई वर्ड क्या रिप्रेजेंट करने लग रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट दिखाने लग रहा है, आपको ये निकालनी है। और डेल्टा के है ना, के का मतलब हुआ यहां पर कैपिटल स्टॉक, के का मतलब क्या होता है यहां पर, के का मतलब होता है यहां पर कैपिटल स्टॉक। और डेल्टा के का मतलब क्या होता है, डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। अब चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो है वो कैसे निकलता है, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाएगा। ये यहां पर डेल्टा के है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला जाता है कि इसको अलग अलग नाम से हम लोग बोलते हैं। तो जो चेंज इन स्टॉक है कैपिटल का, इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसके द्वारा, इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा भी बोला जाता है। तो जो चेंज इन स्टॉक है, यानी कि ओवरऑल जो स्टॉक में चेंज आने लग रहा है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करने लग रहा है, कैपिटल फॉर्म करने लग रहा है, हमारे एसेट की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होने लग रहा है। दूसरा क्या बोला जाता है, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इकोनॉमी एज ए होल, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करें और इकोनॉमी के अंदर पूछा जाए कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हुई है, तो सारी की सारी जितने भी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर की जाने लग रही है, उसको हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या करने वाले हैं, इसको अपन लोग उसके अंदर इंक्लूड करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रोड्यूसर के द्वारा दो जगह पर की जा सकती है। पहले तो मशीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और सेकंड जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। किसके अंदर की जा सकती है, इन्वेंट्री के अंदर भी एक प्रोड्यूसर जो है या फिर एक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है पैसा, और दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके एसेट्स के अंदर। किसके अंदर, एसेट के अंदर, कैपिटल के अंदर। तो क्या बोलता है, देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि भैया आपके जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के स्टॉक के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप ऐसे कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा के से निकालते हैं, और डेल्टा के का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक निकलता है सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से जब हम लोग माइनस कर देते हैं किसे, ओपनिंग स्टॉक को। सिंपल, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूं तो हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल कर आ जाती है। देखो क्या बोलता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट।
तो मैंने क्या बताया, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक हमारे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि भैया जो ओवरऑल हमारा स्टॉक है किसका, फिक्स एसेट का, उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसकी बात यहां पर करने लग रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की जाने लग रही है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, कितना इंक्रीमेंट हुआ इसका मतलब क्या है कि भाई इनिशियली हमारे पास मान लो 2 मशीनें थी और एट द एंड जाकर हमारे पास 10 मशीनें होगी, तो ओवरऑल हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो 10 - 2 ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना, 8। तो वही तो हम लोगों ने निकाला, क्या बोला हम लोगों ने, I = डेल्टा के होता है, और डेल्टा के का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग के अंदर कितना हमारे पास 10, इनिशियली कितना था 2, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा 8 यूनिट। कितना प्रोड्यूस करा, 8 यूनिट। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको क्या बोला जाता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी अपन लोग बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग फिक्स एसेट्स को फॉर्म करने लग रहे हैं, फिक्स एसेट के अंदर इंक्रीमेंट करने लग रहे हैं। ठीक है, नाउ फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, तो क्या बोलता है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो भैया हमें क्या करना है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि भैया एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल थी, कितना कैपिटल फॉर्म हुई, और अभी कितना कैपिटल एसेट फॉर्म हुआ, उसमें से माइनस कर दो, यानी कि फाइनल में से इनिशियली आपके पास कितने थे वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगी। सेकंड क्या बोलता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन द फिक्स एसेट बोला जाता है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा एक फाइनल अकाउंटिंग ईयर के अंदर, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या फायदा होगा, अगर किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है किसके अंदर, एसेट्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्या फायदा होने वाला है, तो आप खुद सोच के देखिए। जब भी अगर अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट्स के अंदर, तो एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या होगा, नंबर 1 प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, है ना। पहले हमारे पास एक मशीन थी, अब हमारे पास 5 मशीन आ चुकी है, तो पहले आउटपुट जो है वो एक मशीन से निकलने लग रहा था, एग्जांपल के तौर पर 100 यूनिट का। अब 5 मशीनें अगर हम लोग लेकर आ चुके हैं, तो जो आउटपुट है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 500 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, पांच, पहले एक मशीन को चलाने के लिए मान लो एक एम्प्लॉय की जरूरत होती थी, तो 5 मशीनों को चलाने के लिए 5 एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, जिसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ने वाला है इकोनॉमी के अंदर। तो क्या बोलता है, इट रेसिस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, इसकी वजह से प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सेकंड, इसकी वजह से आउटपुट जो है, यानी कि आउटपुट का मतलब है कि जो भी आउटपुट उस मशीन से निकलने लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा। और सेकंड, हायर आउटपुट लेड टू द हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि उसकी वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कितनी प्रोडक्शन जो है ओवरऑल की गई है एक इकोनॉमी के अंदर, तो वो प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है। देन इन्वेस्टमेंट, देन हमारे पास आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेंटरी का मतलब होता है रॉ मटेरियल, है। इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। रॉ मटेरियल बोल लो, वर्क इन प्रोग्रेस बोल लो, अरे ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है सर, इट रेफर्स टू द स्टॉक होल्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ, तो प्रोड्यूसर के पास कितना स्टॉक है, इसका कितना स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है अनसोल्ड गुड, यानी कि ये बनकर तो तैयार है लेकिन अभी तक बिकी नहीं है मार्केट में, यानी इसका मतलब है येट टू बी सोल्ड। इसको भी हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सेकंड, सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दिस गुड्स, अभी भी इन गुड्स के ऊपर वैल्यू एडिशन होना बाकी है ताकि इसको फाइनल गुड्स बनाया जा सके। थर्ड, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी इसी कैटेगरी के अंदर आने वाला है, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, अभी तक वैल्यू एडिशन उसके अंदर नहीं हुई है। अच्छा, इन्वेंटरी स्टॉक का जो चेंज है उसको कैसे निकाला जाता है, अगेन जिस तरह से हमने फाइनल प्रोडक्ट के चेंज को निकाला, सेम सेंस में हम लोग इन्वेंटरी के भी चेंजेस को क्या करते हैं, निकालते हैं। और वह कैसे निकलता है, अगेन उसको भी निकाला जाता है I = डेल्टा के के साथ, और डेल्टा के यहां पर रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्या बोलता है, चेंज इन द इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, है ना। तो चेंज इन स्टॉक जो है वो उसकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि पहले उसके पास इन्वेंटरी जो थी वो 5 थी, फाइनल उसके पास इन्वेंटरी जो है 500 है, तो ओवरऑल इन्वेंटरी चेंज कितना आया, 495 का। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। नाउ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, तो देखो अगेन इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड पे कितनी इन्वेंटरी है, माइनस इन्वेंटरी स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बिगिनिंग में कितनी है, यानी कि एंड में से अगर मैं बिगिनिंग को माइनस कर दूं तो ओवरऑल
जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और इसको चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है या फिर बोला जाता है। अब जैसे कि हम लोगों ने समझा कि अगर हम लोग यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनल गुड्स के अंदर, तो उसके कैपिटल गुड्स के अंदर, तो उसकी वजह से उसको क्या फायदा देखने के लिए मिलता है वो समझा हम लोगों ने, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी, ये समझा। अब आप लोगों को समझना है कि इन्वेंट्री के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेंट्री के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, देखो, दिस कंसिस्ट बेसिकली रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की बात करने लग रहे हैं या फिर फिनिश गुड्स की बात करने लग रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की बात नहीं करने लग रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। रॉ मटेरियल अगर आता रहेगा तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कभी भी नहीं रुकेगी, यानी कि उसके पास हमेशा ही रॉ मटेरियल का बफर स्टॉक रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है उसकी अनइंटरप्टेडली चलती रहे। सेकंड क्या बोलता है, डे टू डे परचेजेस कैन बी अवॉइडेड लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। फ्यूचर में अगर मान लो रॉ मटेरियल का प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, तो उस फ्लक्चुएशन से भी बचने के लिए वो अपने पास पहले से ही होल्ड करके रखता है क्या, रिजर्व्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स या फिर रॉ मटेरियल। थर्ड, फिनिश गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर सो दैट पोटेंशियल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेट। तो क्या बोला जाता है, फिनिश गुड्स जो है वो चाहिए होती है ताकि अगर अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, कोई ऐसा बोलता है कि भैया हमें 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट बनाकर दे दो, या फिर हमें 500 यूनिट चाहिए इस चीज़ की, लेकिन हमारे पास नहीं पड़ा है, हमारे पास स्टोर रूम में, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते उस केस में, तब उस चीज़ को भी फुलफिल करने के लिए हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, राइट। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। जी हाँ, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बात जरा ध्यान से समझना, जब मैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को निकाला कैसे जाता है, कि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या करो, उसकी डेफिनेशन देखो। क्या देखो, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, और उस डेफिनेशन से आप लोगों को क्या पता चलता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स के अंदर बात करता हूं तो बात करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। किसकी बात करता है वो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है कि अभी क्या है, प्रेजेंट में इस टाइम के ऊपर क्या है, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। जबकि अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो फ्लो कॉन्सेप्ट एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की, कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, राइट, एक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि भाई एक काफी लंबे समय तक क्या चीज हुई। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे साल की बात करता है, जिसके अंदर एक कंट्री की ट्रांजेक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन जनरली वो 1 साल के लिए रिकॉर्ड की जाती है ना, तो पूरे साल की बात करता है। तो वो कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की बात करने लग रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपकी जेब में अभी इस टाइम पर कितना पैसा है, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना पैसा है। तो अगर जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करने लग रहा हूं तो वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जाता है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया स्टॉक कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, कि अभी बताओ अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगस्त 21, एक डेट बता दी कि अगस्त 21 को मेरी जेब के अंदर 28,000 रुपए हैं, या फिर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 28,000 रुपए हैं। ऑन 25 दिसंबर यू हैव 20,000 इन योर अकाउंट। 25 तारीख को कितना था, 28 तारीख को कितना था, है ना। तो पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर डे की बात करने लग रहा है। दिस हैव स्टॉक वैल्यूज बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। हम मेजर करने लग रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, हम लोग मेजर करने लग रहे हैं कि अभी बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की। एक साल, पूरे के पूरे एक साल, यानी कि अभी से लेकर एक साल तक तुम्हारे पास कितना पैसा था, तो पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात करने लग रहा है। तो क्या बोला जाता है, इट मेजर द क्वांटिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर क्वांटिटी को कितना मेजर किया जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक इसको मेजर किया जाता है। जैसे कि मंथली सैलरी ऑफ 50,000 गेटिंग 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, एन आर, अ डे, अ मंथ, अ ईयर। अब अच्छा एक चीज याद रखना, तो अगर मैं पूरे के पूरे दिन की बात करता हूं, पूरे के पूरे घंटे की बात करता हूं, तो भी वो किसके अंदर आएगा, हमारा
फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। यानी कि मैंने आप लोगों से बोला कि भाई आज से लेकर अगले हफ्ते तक तेरे पास कितना पैसा होगा, तो यानी कि पूरे 7 दिन की बात करने लगा, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पूरे साल की ही बात हो, वो पीरियड ऑफ टाइम 1 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, लेकिन वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा। ठीक है। देन इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब इसके एग्जाम्पल है ना। इनकम की बात की जाए तो आपसे कभी भी इनकम पूछी जाती है तो ऐसा पूछी जाती है कि आप साल में कितना कमाते हैं, है ना, पूरे साल में आप कितना कमाते हैं, आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब आ जाते हैं और देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं ताकि आप सब लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ आ जाए। तो अगर मैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की अगर बात करता हूं तो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले बात क्या है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट राइट क्या कहता है, इज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करता है। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट जो मेजर करता है एक पीरियड ऑफ टाइम की। एग्जांपल के तौर पर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन स्टोर्ड इन द वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 के अंदर आपने कितना स्टोर करके रखा था। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग 2017, पूरे साल की बात करने लग रहा है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 के अंदर कितने बच्चे जो पढ़ने लग रहे थे। 2017 के पूरे साल में कितने बच्चों ने पढ़ाई करी, है ना, 1 जून की बात कर रहा है या पूरे साल की बात कर रहा है ना। मनी सप्लाई इसका एग्जांपल है, नेशनल वेल्थ इसका एग्जांपल है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, लेकिन फ्लो जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, लेकिन इसके अंदर टाइम डायमेंशन होती है कि पर आवर, पर मिनट, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, है ना, ऐसे करके इसके अंदर टाइम डायमेंशन को मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको ये क्या दिख रहा है, एक टैप दिख रहा है और ये टैप से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, यहां पे जाकर जमा हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जमा होने लग रहा है ये स्टॉक है, जबकि ये जो पानी जो बहाव होने लग रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम तक, इसको क्या बोला जा रहा है, फ्लो है। ठीक है, तो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस ये होता है। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जी हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये समझने से पहले आप सब लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी, है ना। और वो क्या चीज है, सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो जनरली एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से वो 4 सेक्टर्स होते हैं, नंबर 1 हमारे पास होता है हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है फर्म्स। क्या आती है हमारे पास, सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है फर्म्स। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा आता है, गवर्नमेंट सेक्टर आता है। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आता है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर हम लोग एक इकोनॉमी के अंदर देखते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर को माना जाता है, राइट, हाउस होल्ड सेक्टर को माना जाता है कि भैया दे आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के ये मालिक हैं, ओनर्स हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के। और जब मैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात करता हूं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो जनरली अगर मैं इकोनॉमिक्स के अंदर बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं। एक हमारे पास लैंड होता है, एक हमारे पास लेबर होता है, एक हमारे पास कैपिटल होता है, एक हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है, लैंड के बदले में हमें रेंट मिलता है, लेबर के बदले में हमें वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग करते हैं किसे, हाउस होल्ड से। यानी कि हाउस होल्ड इज बेसिकली दी ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड ही ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरी चीज फर्म क्या करती है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेती है। किससे लेती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, हाउस होल्ड से। और हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। और उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को फर्दर फिर क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है किसे, हाउस होल्ड को। तो ये चीजें इसी तरह से एक इकोनॉमी के अंदर चलती रहती है, ऐसा बोला जाता है।
राइट। थर्ड हमारे पास आता है गवर्नमेंट, राइट। और गवर्नमेंट सेक्टर समझने से पहले ये समझ लीजिए कि हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेगा उसको क्या बोला जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फर्म्स के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों के। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। और नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या कहलाता है हमारा, नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो हमारा क्या होता है, सरप्लस होता है, सरप्लस ट्रेड होता है। अगर हमारे पास इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो हमारे पास डेफिसिट ट्रेड होता है। ठीक है। और इसीलिए तो आप लोगों को पता भी होगा कि एग्रीगेट डिमांड जब निकाली जाती है तो उसके अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है। देन ये चारों के चारों सेक्टर जो है ये एक इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आगे हम लोगों को समझने की जरूरत क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर है। पहले एक एजम्पशन है इसकी, क्या कि भैया इसके अंदर सिर्फ ये मानता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी के अंदर दो ही सेक्टर है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है और एक हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर चले जाते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाता हूं और जब बिल देने की बारी आती है मैं मना कर देता हूं कि भैया मैं बिल देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो क्या होगा, हाथापाई होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इमेजिन करो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, आप क्या करोगे, इमीडिएटली पुलिस को फोन लगाओगे। जैसे पुलिस को फोन लगाओगे पुलिस आएगी, मुझे पकड़ेगी और मुझे फोर्स करेगी आपको पैसा देने के लिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर आता है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, कुछ सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करता है, समाज को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन वो मेंटेनेंस कैसा होता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो हाउस होल्ड से भी टैक्स लेता है कौन, गवर्नमेंट सेक्टर। और जो हमारा प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि फर्म्स है उनसे भी पैसा लेता है, राइट। अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि हमसे बात करें तो हमसे वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से पैसा लेता है, गवर्नमेंट पैसा लेती है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कंपनी से तो उनसे कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पर पैसा लिया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली जाती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया एक इनकम के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर हैं और दोनों सेक्टर के अंदर जो इनकम है वो सर्कुलरली फ्लो करती रहती है। यानी कि वो जो इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास जाती है, फर्म से वापस फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती है और ये इसी तरह से चलता रहता है, राइट। ये लेन देन चलता रहता है, ये पैसा सर्कुलेट होता रहता है। बस इसकी क्या एजम्पशंस है, एक एजम्पशन ये है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाने लग रही है फर्म्स के द्वारा वो सारी की सारी हाउस होल्ड लेगा और हाउस होल्ड जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इनकम लेने लग रहा है वो सारी की सारी वापस दे दी जाएगी किसको, फर्म को। और ये इसी तरह से चलता रहेगा। चार सेक्टर की इकोनॉमी के अंदर होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, कौन कौन से, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक गवर्नमेंट और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये चार चीजें डिस्कस करी। जब एक इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर होते हैं यानी कि दो सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर होता है तो उसको टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और दो सेक्टर कौन से, एक फर्म है और एक हमारे पास हाउस होल्ड है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देता है तो उसे फैक्टर सर्विसेज बोला जाता है। फर्म्स इसके बदले में क्या करती है, हाउस होल्ड को पेमेंट करती है और उस पेमेंट को फैक्टर इनकम के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, फैक्टर इनकम के नाम से बोला जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, फर्म्स क्या करती है, हाउस होल्ड के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद हाउस होल्ड क्या करता है, उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर लेता है। किससे परचेज कर लेता है, हाउस होल्ड से परचेज कर लेता है, फर्म से परचेज कर लेता है, सॉरी, है ना। देन हमारे पास आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो हमारी प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। और इसके अंदर तीसरा सेक्टर आपका आ जाता है जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से बोलते हैं, इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी के नाम से बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इसके अंदर गवर्नमेंट आती हुई आप लोगों को नजर आएगी तो गवर्नमेंट देखो आ गई, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो हाउस होल्ड से टैक्सेस लेगा, इसके बदले में वो सोशल वेलफेयर करेगा। दूसरी तरफ क्या होगा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट जो है वो परचेज करती है किससे, फर्म से, जो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, याद करो मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहां से इनसे क्या किया जाएगा, परचेजेस किया जाएगा और इसके बदले में ये भी टैक्सेस लेती है। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके बीच में तो रिलेशन आप लोगों को पता ही है कि हाउस होल्ड के द्वारा फैक्टर सर्विसेज दिए जाते हैं और फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज इनको प्रोड्यूस करके देती है, बेचती है। देन हमारे पास आता है कौन सा सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, और वो फोर्थ सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे ही आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा।
तो भैया जैसे ही चौथा सेक्टर आ जाता है जिसको कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो ये इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी से हटकर क्या बन जाती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है, और इसको ओपन इकोनॉमी भी बोला जाता है। अभी तक 2 सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भैया चीजें क्या नहीं होने लग रही है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं होने लग रही है, इंपोर्ट नहीं होने लग रही है, क्योंकि उसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कंपोनेंट नहीं है या फिर फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारी वो ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अच्छा, जैसे ये सेक्टर आता है, कौन सा सेक्टर आता है आपका, फॉरेन सेक्टर आता है, तो फॉरेन सेक्टर का रिलेशन फर्म्स के साथ भी है, हाउस होल्ड के साथ भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर है। देन आप लोगों को प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इट इज अ मॉडल ऑफ प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। कौन सा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राइट, यहां पर हम लोग क्या मानते हुए चलते हैं, कुछ एजम्पशन है यहाँ पर हमारी। पहला क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन आर 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। कुछ एजम्पशंस आप लोग को यहाँ पर मानकर चलनी है। क्या, देयर आर ओनली 2 सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। मैंने आपको बताया कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे बिलोंग करते हैं किससे, हाउस होल्ड से। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब बिलोंग करते हैं किससे, हाउस होल्ड से। देन हमारे पास क्या बोला जाता है, फर्म सेक्टर हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। फर्म जो है वो फैक्टर सर्विसेज को हमसे हायर करती है, हाउस होल्ड से हायर करती है। देन हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो स्पेंड करता है पूरी की पूरी इनकम को खर्च के ऊपर, यानी कि जो भी पैसा फर्म्स के द्वारा हाउस होल्ड को दिया जाता है फैक्टर इनकम के तौर पर, वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा। फर्म सेक्टर सेल करती है प्रोडक्ट को किसे, हाउस होल्ड्स को। देन उसके बाद बोला जाता है देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि 3rd सेक्टर एंड 4th सेक्टर जो है ये मिसिंग है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर। सर्कुलर फ्लो के अंदर आप लोगों को कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगी। सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि कभी भी एक्टिविटीज खत्म नहीं होगी। कौन सी, 3 एक्टिविटीज। पहले प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, राइट, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पर्टिकुलरली द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड। तो ये तीनों चीजें कभी भी खत्म नहीं होती है। और अभी पिछली बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और आपका डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज के अंदर फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज को, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स को, और डिस्पोजिशन फर्म के अंदर हाउस होल्ड जो है वो डिस्पोज करता है जो भी चीजें परचेज की गई है किससे, हाउस होल्ड से, फर्म से, सॉरी। राइट, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें जनरली 2 तरह के फ्लो देखने के लिए मिलते हैं। एक उसके अंदर रियल फ्लो देखने के लिए मिलता है और एक हमें उसके अंदर नॉमिनल फ्लो देखने के लिए मिलता है। रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के अंदर क्या फर्क होता है, तो ध्यान से समझो। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक्सप्लेन द इंटरसेक्टरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर। तो यानी कि इन दोनों सेक्टर के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्टरल फ्लो होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ, दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर की। तो 2 तरह के फ्लो देखे जाते हैं, एक रियल फ्लो, एक नॉमिनल फ्लो, है ना। नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो भी बोला जाता है। रियल फ्लो का मतलब है कि जहां पर आपको किसी फिजिकल चीज का जाता हुआ या फिर जाना आना प्रतीत होता है। दूसरी तरफ अगर मैं नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको मनी का फ्लो होता हुआ नजर आएगा, यानी कि मनी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता हुआ नजर आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक्सप्लेन द इंटरसेक्टरल फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर्स। ये 2 सेक्टर्स आप लोगों ने देखे थे। हाउस होल्ड के द्वारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं, जैसे कि लेबर है, लेबर दी गई तो लेबर जो है वो कैसा फ्लो होगा, रियल फ्लो होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग फिजिकली फ्लो करने वाले हैं किसका, लेबर का, किसे, फर्म्स को। अब फर्म जो है इससे क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी किसका, गुड्स का। तो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो गुड्स किसके पास है, हाउस होल्ड्स का। अगेन फिजिकल फ्लो आपको होता हुआ नजर आएगा, इसलिए कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। दूसरी तरफ अब देखो, जो ये गुड्स बनाई गई, इस गुड्स के बदले में हाउस होल्ड क्या करने वाला, पेमेंट करने वाला, तो कैसा फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा, जिसको कि नॉमिनल फ्लो बोला गया। देन यहां पर आप लोग देखते हैं तो जो हमारी फर्म्स है उनके द्वारा क्या किया जाता है, पेमेंट की जाती है हाउस होल्ड्स को, तो कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। ये 2 तरह के फ्लो जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्या बोला जाता है, ध्यान से समझो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, राइट, फिजिकल आउटपुट और सर्विसेज फ्लो हेयर, हेंस इट इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो। हायर रियल फ्लो मींस हायर आउटपुट इन द इकोनॉमी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिजिकल चीजें ज्यादा मूव करेगी तो उसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन को इंडिकेट करेगा कि एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होने लग रही है।
मनी फ्लो के अंदर फ्लो ऑफ मनी होता है डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, इसकी वजह से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए इसको नॉमिनल फ्लो बोला जाता है, क्योंकि कोई फिजिकल चीजें फ्लो नहीं होने लग रही है। हायर मनी फ्लो का मतलब है कि हायर मनी फ्लो होने का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी भी ग्रो करे। एक इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो जनरली मेजर की जाती है जीडीपी की मदद से, कि जीडीपीएल ग्रोथ जो है वो कितनी देखने के लिए मिल रही है, और जीडीपी का ग्रोथ जो है वो रियल फ्लो की वजह से देखा जाएगा, राइट। इसलिए आप रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो रियल जीडीपी की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री का एक्चुअल ग्रोथ जो है वो हम सब लोग कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आएंगे, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काफी ज्यादा, नेशनल इनकम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और रिलेटेड एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा मैं आपके साथ अगेन कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। वाइंड अप करने से पहले आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, कि अगर आप सब लोग तैयारी करने लग रहे हैं सीयूटी एग्जाम की, तो आप सब लोग उस तैयारी को हमारे साथ आगे लेकर जा सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ADADO47 की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। उस चीज के लिए ADADO47 की एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर ऐप ओपन करिए, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाइए, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाइए, उसके बाद आपको सीयूटी यूजी के कोर्सेज के ऊपर जाना है, और आपको सीयूटी महापैक यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। महापैक का मतलब है एक ऐसा पैक जो पूरे साल भर की आपकी जो प्रिपरेशन है क्लास 12th की, आपकी पूरी सीयूटी की, उसको बिल्कुल आसान कर देता है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको आगे के बैचेस का भी एक्सेस देखने के लिए मिलता है। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर चीज इस बैच के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आप सब लोग इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी देखें, तो कॉमर्स वाले बच्चे, आप सब लोगों के लिए ये कॉमर्स का महापैक है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए ह्यूमैनिटीज का महापैक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहां पर एक कोड दिखाई देगा, आपने इस कोड को रिमूव करना है, और आपने सिंपली क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप सब लोगों को एक कोड लगाने के लिए बोलेगा, तो आप जैसे Y828 अप्लाई करेंगे, जो कि टीचर स्पेसिफिक कोड होता है, इसकी वजह से आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। तो जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर 17-18% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, और ये पूरे साल भर की प्रिपरेशन जो है वो आपकी 14,939 रुपए में, यानी कि 14,940 रुपए के आसपास आपको देखने के लिए मिलने लग रही है। तो पूरी की पूरी आपकी जो सीयूटी की जर्नी रहेगी वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी अगर आप इस बैच के थ्रू जाते हैं। अब बैच में जरूर जुड़िएगा, राइट, और अपना आपका जो भी सपना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का सीयूटी के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, वो सारे के सारे सपने को आप सब लोग साकार कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो कोड लगाना मत भूलिएगा, और कोड ये जरूर याद रखिएगा, और कोड क्या है हमारा, Y828, ये एब्सोल्युटली लगाइएगा, ताकि आप सब लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई कर सके, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम करवाते हैं आप सब लोगों को सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी एग्जाम की। तो मिलते हैं आप सब लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।